नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका पशु परिचर की वैकेंसी ले आई हुई है, उसको लेकर अपन ने जो डेली की डेली एमसीक्यूज़ की जो क्लासें लगा रखी थी, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अपने लगभग 28 क्वेश्चन अपन ने जो आपके एनिमल ब्रीडिंग से लेकर क्वेश्चन बनते हैं, उनकी बात की थी। आज उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला था कि 2 से 3 वीडियो यानी कि 3 वीडियो के लगभग आपका ये ब्रीडिंग से संबंधित होने वाले हैं, जिससे जितने भी आपके एनिमल ब्रीडिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आपके सोल्व होने वाले हैं और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य को कितने घंटे से अधिक समय तक संग्रह या संरक्षण नहीं करना चाहिए। तो आपको कृत्रिम तरीके से मुर्गियों में गर्भाधान करवाना है तो वीडियो को कितने घंटे से अधिक समय तक संग्रहण या फिर संरक्षण नहीं करना चाहिए। तो 1 से 2 घंटे, 4 से 6 घंटे, 22 से 24 घंटे या 48 से 72 घंटे। तो आपको बताना है कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे 4 से 6 घंटे तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनडीआरआई करनाल के द्वारा, मैंने बताया था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। इसकी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1955 के अंतर्गत। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करें एनडीआरआई कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि एनडीआरआई करनाल के द्वारा विकसित देश का प्रथम इनविट्रो काफ, जो इनविट्रो काफ तैयार किया गया था प्रथम, जिसका नाम भी प्रथम ही था ना, भैंस का। तो नाम निम्न में से कौन सा है? तो प्रथम जो काफ तैयार किया गया था इनविट्रो के द्वारा, उसका नाम क्या था? अर्जुन था, नंदी था, प्रथम था या ध्रुव था? तो मैंने पहले बताया था कि उसका नाम भी क्या था, प्रथम ही था। और ये किसका था? आपके भैंस का था। तो भैंस का जो इनविट्रो के द्वारा, जो एनडीआरआई के द्वारा पहला काफ तैयार किया गया था, वो क्या नाम था उसका? प्रथम था। प्रथम ही काफ था और प्रथम ही उसका क्या था, नाम था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पहले भी क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। चलिए बात करें गाय में फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस स्थान पर संपन्न होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जैसे आपके क्या होते हैं, एग होते हैं ना, एग के अंतर्गत जो स्पर्म इसके अंतर्गत जाता है, और फिर जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन मिलके जब इसके अंतर्गत जो स्पर्म आपके एग के अंतर्गत प्रवेश कर जाता है, उससे भ्रूण तैयार होता है। तो जो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, यानी कि ये जो आपका एग के अंदर स्पर्म जा रहा है, इस प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है, फिनल में होती है, योनि में होती है, सर्विक्स में होती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ होती है? आपकी अंडवाहिनी में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। अगर इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आपको जाके देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। चलिए बात करें दोहरी सिक्का, यानी कि दोहरी शिकायत जिसे क्या बोला जाता है, सिक्का बोला जाता है ना। सिक्का निम्न में से किस पशु में उपस्थित होती है? तो ये दोहरी सिक्का होती है, ये आपके प्रजनन से संबंधित है। यानी कि अपन बात करें कि अपन क्या, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सिक्का होती है वो किस पशु में उपस्थित होती है? गाय में होती है, भैंस में होती है, मुर्गी में होती है, घोड़ी में होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो क्या होती है आपकी सिक्का पाई जाती है, वो किस में पाई जाती है? मुर्गियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका मैंने पहले बताया था कि कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पे किया गया था। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया था, पशु चिकित्सा महाविद्यालय कोलकाता में किया गया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में किया गया था, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में किया गया था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करें, भारत में प्रथम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, वो कहाँ पे करवाया गया था? वो आपके भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, यानी कि जो बरेली में स्थित है, जो वहाँ पे करवाया गया था। तो यूपी के अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है कि पशु नस्लों के लिए केंद्रीय पशु पुस्तिका, जिसे अपन क्या कहेंगे, जो आपका क्रिटिकल हार्ट बुक, यानी कि जो क्रिटिकल हार्ट बुक होती है, उसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई है? तो आपकी जो पुस्तिका निकलती है केंद्रीय पशु पुस्तिका, तो वो किसके माध्यम से निकलती है? वो आईसीआर नई दिल्ली के द्वारा निकलती है। जो IVRE है ना, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली के अंतर्गत है, वहाँ से उसके माध्यम से निकाली जाती है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर में है,
तो वहाँ से निकाली जाती है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो मथुरा में है वहाँ से निकाली जाती है। तो अपन बात करें केंद्रीय जो पशु पुस्तिका निकाली जाती है आपकी, वो कहाँ से निकाली जाती है? जो आपकी आईसीआर नई दिल्ली है उसके माध्यम से निकाली जाती है। आप आईसीआर की साइट खोलोगे, वहाँ पे पत्रिकाएं लगाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए बात करें भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु सर्वप्रथम 6 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 1945 में किसके मार्गदर्शन में खोले गए थे? तो किसके मार्गदर्शन में खोले गए थे? आपके 1945 में जो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले गए थे तो वो किसके माध्यम से खोले गए थे? डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर पी भट्टाचार्य या डॉक्टर के डी बोस के द्वारा या उसके माध्यम से खोले गए थे। तो इसके बताया कि किसके मार्गदर्शन से खोले गए थे? तो जो आपके पी भट्टाचार्य थे, डॉक्टर पी भट्टाचार्य थे, उनके द्वारा अपने क्या किया गया था या उनके मार्गदर्शन से अपने क्या किया गया था? 6 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 1945 में खोले गए थे। बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृत्रिम योनि की सफाई करते हैं। जो आप अपन बात की थी कि जो कृत्रिम तरीके से अपन क्या कर रहे थे, सीमन कलेक्ट कर रहे थे पशुओं से, तो उसके लिए जो आर्टिफिशियल जो वेजाइना बनाई जा रही थी यानी कि कृत्रिम योनि बनाई जा रही थी, तो अपन कृत्रिम योनि के द्वारा स्पर्म तो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको साफ भी करना पड़ता है। तो उसको साफ करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट के द्वारा किया जाता है, सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है, इन दोनों के द्वारा किया जाता है, जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा किया जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपकी इसकी सफाई का काम है, जो कृत्रिम योनि बनाई गई है उसको साफ करते हैं, वो टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन। मैंने बताया कि कृत्रिम योनि की सफाई तो अपन क्या यूज़ में ले रहे थे? टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट का यूज़ में ले रहे थे। लेकिन अपन बात करें कि अगर अपन टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट एम सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट के कितनी प्रतिशत घोल का यूज़ करेंगे? अब इसके अंतर्गत आपको मात्रा पूछी गई है। आपको ये तो पता चल गया कि आप एक तो सोडियम जो आपका टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट है उसके द्वारा कर सकते हो, इसके अलावा सोडियम हेक्सामेट जो फॉस्फेट होता है उसके द्वारा भी अपन कृत्रिम योनि को अपन सफाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी मात्रा कितनी प्रयोग में करते हैं? तो 0.1 से 0.2% लेते हैं, 0.3 से 0.5% यूज में लेते हैं, 0.5 से 0.7 यूज़ में लेते हैं, या 0.7 से 0.9% यूज़ में लेते हैं। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। जो यूज़ में लिया जाता है आपका टेट्रा सोडियम प्रोफॉस्फेट, उसकी मात्रा लगभग 0.3 यानी कि 0.3 से लेकर 0.5% इसकी क्या ली जाती है? मात्रा यूज़ में ली जाती है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य एकत्रण हेतु प्रयोगशाला में वीर्य परीक्षण के सही चरण कौन से हैं? कि आपने भाई साहब कलेक्ट तो कर लिया वीर्य, लेकिन उसको अपन टेस्ट भी तो करेंगे कि वो सही भी है कि नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसे है। तो उनको चेक करने के चरण होते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। तो उसके चरणों का सही क्रम है उसका बात करना है अपने को, है ना। जो अपन बात करें जो सीमन है उसका इवैल्यूएशन करना है, यानी कि एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन यानी कि उसका मूल्यांकन करना है ना, मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने के कौन सा तरीका है या कौन कौन से चरण है? पहले अपन क्या करेंगे? रासायनिक परीक्षण करेंगे, फिर जीवाणु परीक्षण करेंगे, या फिर खाली आंख परीक्षण करेंगे, या सूक्ष्म दर्शी परीक्षण करेंगे, यानी कि रसायन डाल के देखेंगे, जीवाणु को डाल के देखेंगे, या ओनली जो अपनी नग्न आंखें होती है उनसे देखेंगे, या फिर सूक्ष्म दर्शी का परीक्षण करेंगे उसके बाद में। या अपन बात करें पहले सूक्ष्म दर्शी के द्वारा देखते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर अपन जो नग्न आंखें होती है उसके द्वारा परीक्षण करते हैं, फिर रसायनों का यूज़ किया जाता है, फिर जीवाणु परीक्षण किया जाता है। तो अपन खाली आँख यानी कि जो अपनी नग्न आँखें हैं उनसे परीक्षण करते हैं, फिर रासायनिक परीक्षण करते हैं, फिर जीवाणु परीक्षण करते हैं, फिर सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको विशेष रूप से आपको इनका चरणों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन आपको बता दूं, पहले अपन क्या करेंगे? सीमन कलेक्ट करेंगे। सीमन कलेक्ट करने के बाद में अपन नग्न आँखों से देखते हैं। पहले अपन क्या करेंगे? नग्न आँखों से देखेंगे कि हाँ क्वांटिटी कितनी है, तो सीमन की क्वांटिटी अच्छी खासी है, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत देखेंगे स्पर्मों की गति, कि स्पर्मों की गति जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके द्वारा पता चल जाता है कि स्पर्मों की गति कैसी है। तो अपन फिर क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का परीक्षण करेंगे, तो अपने को लग रहा है कि अच्छी उसके अंतर्गत ग्रोथ है। फिर अपन क्या करेंगे? रासायनिक परीक्षण, तो फिर रसायन डाल के चेक करेंगे कि उसके अंतर्गत अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर जीवाणु परीक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म की अगर आपको जांच करनी है तो पहले नग्न आंखों से करेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी से करेंगे, फिर रासायनिक परीक्षण करेंगे, फिर जीवाणु परीक्षण किया जाता है। चलिए बात करें कि वीर्य को कितने तापमान पर संरक्षित किया जाता है, तो ये काफ़ी बार मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो आपके जो सीमन है उसको प्रिजर्व किया जाता है वो
196 डिग्री के ऊपर किया जाता है नाइट्रोजन, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, योनि खोलने वाला यंत्र है। यानी कई बार क्या होता है कि पशु की योनि होती है ना, वो खुलती नहीं है, जिससे कि उसकी अच्छे से क्या हो कि मैटिंग करवाई जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा यंत्र यूज में लिया जाता है, तो वेजाइना स्पाइकुलम होता है उसका यूज़ किया जाता है, माउथ गेज होता है उसे यूज़ किया जाता है, रेक्टल वेजाइना होती है उसे यूज़ किया जाता है, आई नोचिंग का यूज़ किया जाता है। तो अपन बात करें कि जो आपकी योनि है उसे खोलने वाला यंत्र होता है वो वेजाइना स्पाइकुलम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, पहले भी पूछा गया है। तो वेजाइना स्पाइकुलम होता है, उसके द्वारा योनि खोलने का एक यंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें वीर्य को संरक्षण करने हेतु तो उपयोगी है, वीर्य को संरक्षण करने हेतु तो क्या उपयोगी है, द्रवीकृत फास्फोटेज है, द्रवीकृत अमोनिया है, द्रवीकृत प्रोटीन है, द्रवीकृत जो आपके बायोफॉस्फेटेज हैं वो है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसका कौन सा हो जाएगा, जो आपका द्रवीकृत अमोनिया है उसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने पहले बता दिया कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, तो द्रवीकृत अमोनिया का इसके अंतर्गत यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुक्र का हिमकरण, यानी कि फ्रोजन ऑफ सीमन, यानी कि अपने को सीमन को प्रिजर्व करना है, यानी कि ठंडा करके रखना है। तो सर्वप्रथम किसने वो कब किया था, तो जो आपका प्रिजर्व किया था सीमन का फर्स्ट सबसे पहले वो किसने किया था, तो क्या डॉक्टर संपत कुमार ने किया था 17वीं शताब्दी में किया था, या जो आपका स्टर्ड है उन्होंने 19वीं शताब्दी में किया था, या एल स्पलेंजानी है 18वीं शताब्दी में किया था, या थ्रियोफ्रेस्टस जो कि 20वीं शताब्दी में किया था। तो जो आपका फर्स्ट जो सीमन प्रिजर्वेशन का काम या फ्रोजन करने का काम, हिमकरण करने का काम कौन से आपके जो वैज्ञानिक थे उनने किया था, कब किया था, तो इसके बात करें कि जो आपके एल स्पलेंजानी थे 18वीं शताब्दी के अंतर्गत इनका क्या किया था, हिमकरण किया था, किसका, आपके शुक्राणुओं का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी शानदार क्वेश्चन, शुक्र में हिमकरण का कार्य सर्वप्रथम लेजारो स्पलेंजानी के द्वारा किया गया था, लेकिन पशुओं का हिमकरण वीर्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इन्होंने प्रिजर्व तो कर दिया, हिमकृत तो कर दिया, लेकिन उस हिमकृत वीर्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो आपको बताना है। तो स्टीफन ने किया था, फेडरिक ने किया था, गास्टाफसन किया था, या स्टाउट जो 1951 में किया था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके स्टार्ट है, स्टार्ट के द्वारा 1951 के अंतर्गत जो पहला प्रिजर्व हिमकृत वीर्य था इसका यूज किया गया था। तो कब किया था, 1951 में किया था, और किसने किया था, स्टार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। बात करें जब दो विभिन्न नस्लों का आपस में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में पिता के कितने प्रतिशत लक्षण प्रथम पीढ़ी में आ जाते हैं। अपने पास में दो नस्लें हैं, ये एक ये दो अलग अलग, ए नस्ल है बी नस्ल है, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो ऑब्वियसली एक क्या होगा, मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो इनका क्रॉस कराएंगे तो जो आपके पिता के जो कैरेक्टर हैं वो कितने प्रतिशत आते हैं, 50%, 75%, या 85%, या फिर 100%। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि अपन जब क्रॉस करवाएंगे तो अलग अलग नस्लों का करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है ना, उसके अंतर्गत 50% लक्षण आते हैं आपके पेरेंट्स से, और 50% फीमेल से आते हैं, 50 मेल से आएंगे यानी कि फादर से आएंगे, और 50 से कहाँ से आएंगे, माता से। तो फर्स्ट संकरण के अंतर्गत तो कितने प्रतिशत देखने को मिलेंगे आपको, 50% करेक्टर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें जब किसी नस्ल का संकरण यदि क्रमशः 7वीं पीढ़ी तक कराया जाए तो 7वीं पीढ़ी में कितने प्रतिशत अंक आनुवांशिक शुद्धता उस वांछित नस्ल में आ जाती है। तो यानी कि अपने फर्स्ट क्रॉस करवाया तब तो 50% क्या होते हैं, लक्षण आते हैं, लेकिन इसका फिर वापस करवाएंगे तो कितने प्रतिशत, यानी कि ऐसे 7 बार करवा रहे हैं तो कितने प्रतिशत आपके नस्ल में आनुवांशिक शुद्धता या उसे वांछित नस्ल में आ जाते हैं। तो 70%, 80%, 90% या 100% आ जाते हैं। तो अपन इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कितने आ जाते हैं, लगभग अगर 7 पीढ़ियों तक अपन क्रॉस करवाते हैं तो लगभग आपके 100%, यानी कि कभी भी 100% कंप्लीट नहीं आते हैं, ये ऑप्शन में गलत दिया गया, 100% कभी नहीं आते, लेकिन लगभग 100 के लगभग, मतलब कि 99 पॉइंट कुछ तक पहुंच जाता है आपका, 99 कुछ तक पहुंच जाता है, तो लगभग 100 ही मानेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो 99 पॉइंट कुछ तक पहुंच जाता है, तो 7वीं पीढ़ी तक उसमें लगभग कितने 100% आपके करेक्टर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर आ जाता है, क्योंकि आपकी छोटी मोटी एग्जाम है तो इसके अंतर्गत ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर ब्रीडिंग में अच्छे से पढ़ते हैं तो 99% तक आपको करेक्टर देखने को मिलेंगे, 100% कभी नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुओं में वीर्य एकत्रण की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है। तो वीर्य एकत्रण करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, योनि चूषण विधि, जिसे अपन क्या कहते हैं, जो वेजाइनल सेपरेशन है वो कहते हैं। योनि चम्मच विधि, जिसे वेजाइनल स्पून मेथड कहा जाता है, उस विधि से अपन क्या कर सकते हैं, जो वीर्य एकत्रण करने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है। या कृत्रिम योनि विधि, जो आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड है, उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वीर्य को एकत्रण कर सकते हैं। या मर्दन विधि यानी कि मसाज विधि, जो अपन मसाज करते हैं ना, मसाज विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो वीर्य एकत्रण का तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसकी अपन बात करें तो मैंने पहले बताया, जो आर्टिफिशियल वेजाइना बनाते हैं उसके द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आपके सीमन कलेक्शन की या वीर्य एकत्रण की। तो आर्टिफिशियल वेजाइना के अंतर्गत क्या करें, कृत्रिम रूप से अपन योनि बनाते हैं, और योनि को अपन क्या करते हैं, उसके अंतर्गत जब पशु आता है तो उस योनि को लगा देते हैं। तो जैसे ही वो इसके अंतर्गत पेनिस को पेनिट्रेट करता है, फिर इसके अंतर्गत इजाकुलेट कर देगा वो, और इजाकुलेट करेगा तो ये आर्टिफिशियल वेजाइना होगी, उसको हटाकर अपन क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, सर्वप्रथम शुक्र यानी कि स्पर्म है ना, शुक्राणु है, ये शुक्राणु अच्छे से देखना, स्पर्म की खोज करता कौन थे। तो जो आपके सर्वप्रथम स्पर्म की खोज की थी या शुक्राणुओं की खोज की थी वो किसने की थी, तो आपके चैम ने की थी, हेम ने की थी, रेम ने की थी, वाट ने की थी। तो स्पर्मों की खोज की थी वो आपके हेम ने की थी। तो आपको पता है ये कैसे याद रखोगे, हेम ने की थी। आपको पता है ये सीमन को कैसे हिमकृत करके अपन प्रिजर्व करते हो, हिम से हेम याद रखना। हेम के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं, हिम के अंतर्गत स्पर्म को क्या कर रहे हैं, अपन प्रिजर्व कर रहे हैं या परिरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे ही हेम क्या होगा, इन्होंने अपनी खोज की थी, तभी तो इन्होंने हिमकृत किया। तो ऐसे अपन कोरिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए जो आपके लेजारो स्पेनेलेंजी है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे, चीन के थे, इटली के थे या जर्मन के थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो लेजारो स्पेलेंजी नहीं थे वो आपके इटली के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर हो जाता है। बात करें लेजारो स्पेलेंजी ने सर्वप्रथम किस पशु पर कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम रूप से उनका जो गर्भाधान करवाया था वो किसमें सफल प्रयोग था। तो घोड़ी में था, कुतिया में था, स्त्री में था या भेड़ में था। तो इसके जब अपन बात करेंगे कि जो आपके लेजारो स्पेलेंजानी थे उनके द्वारा जो फर्स्ट किया गया था वो कुतिया में यानी बीच में किया गया था और वो ही सफल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल है यानी कि जो पहला पालतू पशु था वो कौन था, वो भी आपका कुत्ता था, डॉग था, है ना, याद रखना, डॉग, कुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर बात नहीं करें, अपन वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंतर्गत जो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान स्टार्ट हुआ था वो इटली 1942 में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन जो 1942 में हुआ था, मैसूर 1039 में हुआ था, या फिर आपका जर्मनी के अंदर 1935 के अंतर्गत हुआ था। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कब हुआ था, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपका पहला कृत्रिम गर्भाधान हुआ था वो जर्मनी के अंतर्गत किया था 1935 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। यहाँ पे 1000 नहीं है, ये 1939 है ना, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 1939 के अंतर्गत जो मैसूर था, मैसूर के अंतर्गत अपने भारत में किया गया था ना प्रथम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान मैसूर में किया था। और किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। ये आपका मैसूर 1939 में कहाँ हुआ था, आपके इंडिया में। और वर्ल्ड की बात की जाए तो जर्मन के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत किया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कहाँ हुआ था, इलाहाबाद मिलिट्री डेयरी फार्म उत्तर प्रदेश, जो आपका IVRI जो है, IVRI है ना, II नहीं है, IVRI जो बरेली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में है, II नहीं है, RI है ना, इसका ध्यान रखना। चलिए IVRI बरेली के अंतर्गत किया गया था, NDRI करनाल हरियाणा में किया गया था, या पैलेस डेयरी फार्म जो मैसूर कर्नाटका में है वहाँ पे किया गया था। तो अपन राइट आंसर की अपन बात करेंगे, मैंने पहले बता दिया कि जो आपका पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका के अंतर्गत जो आपका कब 1939 के अंतर्गत आपका डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा आपका प्रथम कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, डॉक्टर P भट्टाचार्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कहाँ पर किया गया था, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया था डॉक्टर P भट्टाचार्य के द्वारा, तो वो कहाँ किया गया था। तो पैलेस डेयरी फार्म मैसूर, या IVRI के बरेली के द्वारा, या बरेली के अंतर्गत किया गया था, इलाहाबाद कृषि इंस्टीट्यूट नैनी के अंतर्गत किया गया था, या कृषि विश्वविद्यालय
जो धारवाड़ कर्नाटका में है उसमें किया गया था। तो अपन बात करें जो डॉक्टर पी भट्टाचार्य थे उनके द्वारा जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, जो IVRI यानी कि IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर आपके डॉक्टर पी भट्टाचार्य के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये IVRI है ना, आर है ना, ये ध्यान रखना आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मुर्गियों के वीर्य का pH मान होता है। तो मुर्गियों का वीर्य होता है या सीमन होता है, उसका pH मान 6.4 होता है, 6.8 होता है, 7.0 होता है या 7.14 होता है। तो मैंने आपको इसका पहले भी बताया था कि आपके नॉर्मल pH की जब बात की जाए तो अपने जनरली देखोगे तो आपको 6.8 के लगभग सभी का pH देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मुर्गी का वीर्य की pH की बात करें तो लगभग 7 होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है। इनका जो वीर्य का pH होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए, मुर्गी के एक बार में स्खलन यानी कि इजैकुलेशन एट वन टाइम इन हैन यानी कि जो आपके हैन वगैरह हैं, मुर्गे वगैरह हैं, उनके द्वारा एक बार में कितना वीर्य स्खलन होता है, यानी कि इजैकुलेट करता है तो कितना सीमन बाहर निकालता है। 0.22 ml, 0.40 ml, 0.60 ml, 0.80 ml एक बार में इजैकुलेट करते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो मुर्गे वगैरह होते हैं या हैन वगैरह होती है वो एक बार के अंतर्गत लगभग 0.60 ml क्या करते हैं, वीर्य इजैकुलेशन करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके WO के अंतर्गत भी पूछा गया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बकरे का pH मान कितना होता है। तो 6.2 होता है, 6.8 होता है, 7.2 होता है, 7.6 होता है। तो मैंने लगभग आपको सभी का बता दिया कि जो आपके बकरे का pH मान होता है वो लगभग 6.8 होता है। तो बकरे, गाय, भैंस इनके अंतर्गत लगभग 6.8 के बराबर होता है। और अगर मुर्गी का बात की जाएगी तो एकमात्र अपवाद है, तो मुर्गी का न्यूट्रल पाया जाता है, मतलब कि 7 pH होता है सीमन का pH। चलिए बात करें, बकरा एक बार में कितना स्खलन वीर्य निकालता है। तो बकरा एक बार में कितना स्खलन करता है वीर्य का, 0.50 ml, 0.60 ml, 1 ml या 2 ml। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका, तो आपको बताना है कि कितना ml निकालता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, लगभग 1 ml के लगभग बकरा क्या करता है, आपका वीर्य इजैकुलेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सांड बुल के एक बार में इजैकुलेशन वीर्य कितना निकलता है। तो जो सांड है वो एक बार में इजैकुलेट करता है सीमन, वो कितना करता है, 2 ml करता है, 3 ml करता है, 4 ml करता है, या 5 ml करता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि लगभग ये आपके WO के अंतर्गत सीधा आया है। बुल एक बार के अंतर्गत जो सीमन का इजैकुलेशन करता है वो कितना करता है, 5 ml के लगभग करता है। अगर राउंड फिगर में बात करें 3 से 5 ml आता है, लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो 5 ml आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। भैंस के एक बार में स्खलन में वीर्य कितना निकलता है। चलिए भैंस का जो सांड होगा उसमें एक बार में वीर्य जो इजैकुलेट होता है वो कितना होता है, 3 ml, 5 ml, 7 ml या 10 ml होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैंसा होता है उसके द्वारा जो इजैकुलेट किया जाता है वो 3 ml किया जाता है। तो मैंने पहले बताया कि बुल और जो सांड है, भैंसे का सांड है, लगभग एवरेज बात करें तो 3 से 5 आता है, इसका 3 से 5 ml आता है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन अगर सांड का पूछे, बुल का पूछे तो 5 ml करना है, लेकिन भैंसा का पूछे तो आपको 3 ml करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर हो जाता है। ये तो क्वेश्चन अपन ने कल भी सॉल्व किया था, सुअर के एक बार में जो वीर्य का स्खलन में वीर्य निकलता है, यानी कि जो इजैकुलेशन होता है आपके सीमन का वो कितना होता है, सबसे ज़्यादा सीमन निकलता है वो किसका निकलता है, आपके सुअर का ही निकलता है, आपको ध्यान रखना है। और लगभग इसके अंतर्गत 200 से 250 ml एक बार में इजैकुलेट कर देता है, ये सीमन इजैकुलेट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।